नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत सही तरीके से चल रहा होगा। तो हम लोग हमारी जो टारगेट SBI क्लर्क 2021 की सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है हमारा डे 17 जिसमें हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन ये जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी कहा था कि ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है ये क्वांट्स में, प्रीलिम्स में ही नहीं आपकी मेंस में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मेंस में अराउंड इसका वेटेज 50% के करीब होता है। प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा वेटेज अराउंड 40 to 45% ऑफ द क्वेश्चंस आपको DI से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आपके क्वांट्स में आ रहे हैं तो 35 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ DI में से पूछे जाते हैं और इसीलिए डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे और उसके बाद में आपको हर डायग्राम के एक एक क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन इन द सेंस एक सेट हम लोग करेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक डायग्राम के बेस के 5 क्वेश्चन। ऐसे में आपको हर डायग्राम जो है वो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आपको लेवल का आइडिया आए। और मैं पहले ही बता देता हूं कि हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में डेटा इंटरप्रिटेशन को कवर करेंगे। आज है हमारा पार्ट 1, फिर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इस तरीके से होगा और ये तीनों पार्ट्स सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से मैं पहली बार बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में मेंस के लिए DI कैसे प्रिपेयर करना है और मेंस लेवल का DI कैसे आता है इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। इसके बारे में भी एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो 3 वीडियोस आएंगे डे 17, 18 और 19 तीनों के तीनों आपके रहेंगे ओनली प्रीलिम्स बेस्ड। मतलब प्रीलिम्स में आपको DI को कैसे टैकल करना है और बिल्कुल कम से कम टाइम में आप कैसे DI को सॉल्व कर सकते हो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और आइडियल टाइम भी मैं आपको बता देता हूं, जो 5 क्वेश्चन का एक सेट आपको आता है DI का, यूजुअली वो आपके 2.5 से 3 मिनट में आराम से हो जाता है। उसके पहले भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आपका जो कैलकुलेशन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका आंसर कितने जल्दी आएगा। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा चैनल डेफिनेटली आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इस वीडियोस को लाइक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से टाइप के डायग्राम्स DI में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है टेबल, जिसको हम लोग डेटा टेबल कहते हैं। उसमें एक सिंपल सा टेबल आपके सामने दिया रहेगा और टेबल में रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आपको डेटा दिया रहता है। जैसे अभी आप इस इमेज में देख सकते हो, एक टेबल में सारा डेटा फील्ड है। दूसरे तरीके का भी टेबल आता है जिसको हम लोग मिसिंग DI का टेबल बोलते हैं, मतलब उसमें कुछ डेटा मिसिंग होता है। ओके, अब ये जो मिसिंग वाला आप देख रहे हो ना, ये ज्यादातर प्रीलिम्स में नहीं आता, ये आपको मेंस में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो फिल मतलब ऑलरेडी फिल्ड डेटा वाला टेबल है वो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। तो ये आपका पहला हो गया। और टेबल तो इस तरीके का आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको कुछ ना कुछ डेटा दिया रहता है और फिर उस डेटा के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इस रो का एवरेज बताओ, या कोई एक 2-3 वैल्यूज लेंगे, ये वैल्यू उसका कितना % है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको सिर्फ डायग्राम को समझना है कि ये डायग्राम किस तरीके का है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया जिसको हम लोग टेबल DI कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप कौन सा आ सकता है। दूसरा टाइप आता है बार ग्राफ, जिसमें आपको बार के बेसिस पे या X और Y एक्सिस आपका जो ग्राफ में जिस तरीके का होता है उस ग्राफ में बार के फॉर्म में आपको डेटा को दिया रहता है। तो कभी कभी इसमें एक सिंगल बार भी हो सकता है, 2 या 3 बार्स भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें अलग अलग डेटा आपको पूछा जा सकता है। जैसे सब्जेक्ट का डेटा दिया है ना, मतलब अगर 3 सब्जेक्ट उन्होंने बोले, लेट्स से कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश है, तो तीनों के अलग अलग ग्राफ दिखा के या बार दिखा के वहां पे आपको जो स्कोर है वो दिया जाएगा। तो इस तरीके का बार ग्राफ के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बार ग्राफ किस तरीके का दिखता है ये तो आपको पहले से ही आइडिया होगा। ये इमेज देख के आपको और भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पाई चार्ट की। ठीक है, अब पाई चार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरीके का आपको सर्कुलर फॉर्म में डेटा दिया रहता है जो आपका 100% के बराबर होता है। और अगर हम लोग डिग्रीज के टर्म में बात करें तो वो 360 डिग्रीज का रहता है पूरा सर्कल, है ना। तो 100% में ही अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं कि भाई उस पाई चार्ट में कुछ पार्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। तो अलग अलग डेटा आपको पाई चार्ट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में आपने क्रिकेट में बहुत बार देखा होगा कि वो स्टैटिस्टिक्स की लाइन बनाते हैं कि जो रन है या रन रेट है वो किस तरीके से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है ना। तो लाइन ग्राफ से हम लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है
या डिक्रीज हो रहा है, खास करके सेल्स वगैरह के फील्ड में आपने पीपीटीज में ऐसे जो ग्राफ्स है वो देखे होंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ। तो इसको हम लोग लाइन ग्राफ बोलते हैं, ओके, जो एक लाइन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। तो ये चार जो होते हैं वो आपके एकदम बेसिक टाइप के डायग्राम्स होते हैं जिसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो चार बेसिक टाइप्स मैंने आपको बताए ये आपको समझे होंगे कि उसके डायग्राम्स कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। अब आपका एक अलग टाइप भी बनता है, फिफ्थ वाला, जिसको हम लोग मिक्स्ड डीआई बोलते हैं। मिक्स्ड डीआई का सिंपल मतलब ये होता है कि जो पहले चार बेसिक टाइप मैंने आपको बताया उस टाइप में से किसी भी दो को कॉम्बाइन करके जो बनता है उसको मिक्स्ड डीआई बोलते हैं। जैसे अगर मैंने एक लाइन ग्राफ लिया और एक टेबल लिया तो वो कॉम्बिनेशन मतलब उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिक्स्ड डीआई कहलाएगा, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों अलग अलग ही होने चाहिए, दोनों के दोनों पाई चार्ट भी हो सकते हैं, तो वो भी मिक्स्ड डीआई ही होगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिक्स्ड डीआई के आपको पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में इसका पूछने जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस जो मिक्स्ड डीआई के क्वेश्चंस है वो मेंस में आते हैं। ज्यादातर प्रीलिम्स में आपको ये जो चार बेसिक टाइप्स मैंने आपको बताया उसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको मिक्स्ड डीआई का फिलहाल तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल आप प्रीलिम्स लेवल पे फोकस करो, दैट इज 4 मेन टाइप्स, ओके। तो ये तो हो गए 5 टाइप्स की बात। अब हम लोग 6 टाइप की बात करते हैं जो कि एक नए तरीके का पैटर्न है। 3-4 साल पहले ही बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसे डीआई जो है वो पूछने जाने लगे, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि नया पैटर्न का डीआई कैसे होता है। तो इसको हम लोग केसलेट बोलते हैं। केसलेट में सिंपल होता है कि आपको डायग्राम नहीं दिया जाता, आपको पैराग्राफ या ऐसे के फॉर्म में डेटा दिया जाता है और आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट से जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को लिख के रखना है ना, और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस आपको करना है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास 4 डायग्राम्स होते हैं, जैसे कि मान लो मुझे पाई चार्ट दे दिया, तो पाई चार्ट में ऑलरेडी डेटा आपके सामने ही रहता है ना, चाहे परसेंटेज के फॉर्म में हो चाहे नंबर के फॉर्म में हो, लेकिन आपके सामने डेटा रहेगा उस डायग्राम में। लेकिन केसलेट में क्या होगा, स्टेटमेंट में डेटा छुपा होगा और उस डेटा को आपको निकालना है बाहर, है ना। तो एग्जैक्टली आपको रिवर्स प्रोसेस करना है, जो केसलेट में डेटा दिया गया उससे आपको थोड़ा बहुत रफ डायग्राम बना के फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये होता है केसलेट, ठीक है। तो अभी मैंने जो भी 6 टाइप आपको एक्सप्लेन किए, 6 के 6 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग हमारे सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सबका सॉल्व करने का तरीका एक ही है, कुछ भी उसमें अलग टेक्निक यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे ही फोकस रखना है, ठीक है। और जो छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है ये हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में जो हमारा पार्ट 1 है उसमें मैं आपको 2 बेसिक डायग्राम्स के बारे में बताने वाला हूं, टेबल एंड बार ग्राफ, ठीक है। तो टेबल और बार ग्राफ के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग आज के सेशंस में करेंगे पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में हम लोग लाइन ग्राफ और पाई चार्ट कर लेंगे, और पार्ट 3 में जो 2 बचे हुए मिक्स्ड डीआई और फिर हमारा केसलेट वाला वो हम लोग कर लेंगे। इस तरीके से आपके 6 के 6 डायग्राम के क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि डीआई में किस किस तरीके के डायग्राम पूछे जाने वाले हैं आपको, है ना। और अभी सॉल्व उसको कैसे करना है ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेबल और बार ग्राफ से। तो सबसे पहले हम लोग टेबल के क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है और हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, थोड़ा टाइम मैं आपको दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लास्ट में कि 10 में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। इस सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन टेबल के और 5 क्वेश्चन आपके बार ग्राफ के, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं टेबल डीआई की, ओके। तो देखो, आपके सामने एक डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं कुछ, और उस डायरेक्शन में कुछ लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो जो टेबल दिया गया है वो किस बारे में दिया गया है। तो आप जल्दी से देख सकते हो उसमें कि आपको जो नंबर ऑफ पेन सेल किए गए हैं 4 अलग अलग स्टोर्स के द्वारा, दैट इज ABCD रिस्पेक्टिव डेज में, उसका डेटा दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके का डेटा है, ठीक है। मंडे से लेके फ्राइडे, मतलब आपके पास टोटल 5 दिन का डेटा है, ओके। और उस 5 दिन में ABCD ने कितने नंबर ऑफ पेन्स जो है वो सेल किए हैं, ये बस आपको उस टेबल में दिया गया है और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जो प्रीलिम्स का लेवल होगा, क्लर्क प्रीलिम्स का, वो इस लेवल का होगा। देखा आपने कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स जो डेटा है वो नहीं है, एकदम सिंप्लीफाइड डेटा आपको सामने दिया है, ठीक है। अब इसी डेटा में आपको एवरेज, रेशियो, परसेंटेज ऐसा कुछ पूछ लेंगे, ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आपने वो जो डायरेक्शंस है वो अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, ओके। और वो जो डायग्राम है वो हर बार आपके सामने आएगा जब मैं क्वेश्चन सामने लाऊंगा, तो उसका टेंशन मत लेना कि एक बार जो डायग्राम है वो चला गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में डायग्राम आपके सामने आएगा, ठीक है। तो चलिए
फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखिए और जल्दी से मुझे बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी उन्होंने बड़ी दी है, बट घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए और मुझे उसका जो आंसर है वो बताइए। उसमें बोला है कि जो फ्राइडे है वहां पे टोटल नंबर ऑफ द पेन सोल्ड जो है BC ऑलरेडी, उसमें से 20, 15 एंड 75% जो है वो अलग अलग ब्रांड्स के हैं, ठीक है। 20, 15 एंड 75%, ठीक है। और आपको वो बोला गया है BCD वाले फ्राइडे, ओके। तो फ्राइडे को आपको देखने हैं उसमें, है ना। और उन्होंने बोला है कि वो सारे जो पेन्स है परसेंटेज वाले पेन्स वो X ब्रांड के हैं, ठीक है। सारे के सारे X ब्रांड के पेन है। तो आपको बस देखना है कि भाई BCD फ्राइडे में कितना है ना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना परसेंटेज मुझे लेना है। तो आप अगर देखोगे फ्राइडे में जो B है वो 45 है, फ्राइडे में C अगर देखोगे तो 20 है, और फ्राइडे में D अगर देखोगे तो 24 है। तो आपको उन्होंने ये पूछा है कि अगर BCD सबके मैं X वाले ही पेन सिर्फ काउंट करूंगा फ्राइडे को, तो उसका टोटल कितना आएगा। बस इतना सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा तब तक आपको बहुत सारा टाइम मिला होगा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने सिंपल BCD फ्राइडे का ऑलरेडी आपको टेबल में डेटा दिया है कि कितने पेन सेल हुए टोटल, है ना। तो B के 45 हुए थे, C के 20 हुए थे एंड D के 24 हुए थे, बराबर। उन्होंने ये बोला कि इसका 20% X ब्रांड के पेन है, इसका 15% X ब्रांड के पेन है और इसका 75% X ब्रांड के पेन है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको माइंड में करना है। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी आपको पेन पेपर का यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे? अब आपको यहाँ पे यूज होगा परसेंटेज और फ्रैक्शन का। याद रखना डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको हेल्प करेंगे तो वो है परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ओके। इसीलिए मैंने परसेंटेज एंड एवरेज ये जो दोनों टॉपिक्स है वो डेटा इंटरप्रिटेशन के पहले ही कवर कर लिए हैं। तो अगर आप में से किसी ने परसेंटेज और एवरेज वाले जो कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स है या क्वेश्चन के लेक्चर्स है वो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप वो जाके देख लीजिए, तभी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो जल्दी से आएगा। और इवन मैंने मेरे बेसिक के लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन में। अब आपको यहाँ पे अगर हर एक का फ्रैक्शन कन्वर्जन पता होगा तो आपका आंसर जो है वो बहुत जल्दी आएगा और ओरली आएगा। देखिए कैसे, 45 का 20% X है ना, मतलब X ब्रांड के पेन है। अब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ओके। अब 45 का 1/5 कितना हुआ? 45 का 1/5 हुआ 9, तो 9 हो गए मेरे X ब्रांड के पेन। एज सिंपल एज दैट। कितना इजीली आपका आंसर आ रहा है, राइट। उसी तरीके के आप 20 का 15% तो निकाल ही सकते हो यार, बहुत आसान है ना। और अगर आप 20 का 15% नहीं निकाल पा रहे हो तो 15 का 20% ले लो, एक ही तो बात हो जाएगी ना। चाहे 20 का 15% लो या 15 का 20% लो, है ना, आंसर तो आपको वही आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 20% का फ्रैक्शन मुझे पता है ना। 20% का फ्रैक्शन है 1/5, तो 15 का मैं 1/5 लूंगा तो 3 आएगा। तो अभी तक मेरे जो X ब्रांड के पेन है B और C के, वो कितने हुए देखो, 9 + 3, अभी तक 12 है। और लास्ट देखते हैं 24 का 75%। अब आपको याद आ रहा होगा 75% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। अब 24 का 3/4 कितना होगा? सिंपल सी बात है, अगर आप 24 का 3/4 लोगे तो वो नीचे वाला जो 4 है वो 24 को 6 टाइम्स कट करेगा और ऊपर 3 ऑलरेडी है, मतलब टोटल 18 हो गया। तो आप देख सकते हो कि बड़ी आसानी से आपका आंसर आएगा 9 + 3 + 18 विच इज इक्वल्स टू 30 एंड दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। देखा आपने कितना आसान था और कितना टाइम लगा, है ना। बिल्कुल 10 से 15 सेकंड वाला ये क्वेश्चन था। बस आपको इसमें 2 चीजें करनी थी। पहला, जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उस डेटा को जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है उससे रिलेट करो, और दूसरा आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट कि आप कितने जल्दी परसेंटेज निकाल पा रहे, है ना। ये दोनों चीजें अगर आपके माइंड में क्लियर होगी तो डेटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो किसी भी डायग्राम का रहने दो। क्योंकि डायग्राम बदलने से आपका डेटा जो है वो नहीं बदलता, डेटा वही रहता है, सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया जाता है ना। तो इसीलिए चाहे वो पाई चार्ट में दिया हो, चाहे वो लाइन ग्राफ में दिया हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे डेटा तो नहीं बदलेगा, डेटा तो वही रहने वाला है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपको डेफिनेटली क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी सेम डीआई का, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन को देखिए और मुझे उसका आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन तो एकदम मतलब 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो एकदम एक लाइन वाला उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है एवरेज का, ठीक है। तो उन्होंने आपको बोला है कि एवरेज चाहिए उनको
नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर ए ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, तो ए का ही सिर्फ आपको डेटा चाहिए और वो भी सिर्फ मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे का। तो आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे में कितना है, वो अगर आप डेफिनेटली देख लोगे तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इतना टाइम काफी होगा। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो ए जो है उसका जो मंडे वाला डेटा है वो 27 है, ट्यूसडे वाला 32 है और जो थर्सडे है उसका वाला 16 है। तीनों का आपको एडिशन करके डिवाइड बाय 3 करना है क्योंकि एवरेज ले रहे हो, है ना। तो आप देख सकते हो कि 27 प्लस 32 प्लस 16 कितना होता है, डेफिनेटली 75 होगा, है ना। 32 प्लस 27 59 होता है, 59 प्लस 16 75। और आपको तो एवरेज चाहिए ना, तो 3 जन का ले रहे हो आप, 3 इसका ले रहे हो, है ना, 3 दिन का, तो डेफिनेटली एवरेज कितना आएगा 25। एज सिंपल एज दैट। देखा कितना इजी था, कुछ भी यहाँ पे आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, सामने आपके नंबर्स थे और सामने आपने कैलकुलेशन किया। तो आप देख सकते हो कि अगर इस लेवल के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 से 2.5 मिनट में आप पांचों के पांचों क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, यही लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, क्लर्क प्रीलिम्स में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड क्वेश्चन इज डन। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि क्या होगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपको रेशो के बारे में पूछा है। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि डीआई में वो घुमा फिरा के परसेंटेज, एवरेज, रेशो यही आपको पूछने वाले हैं। ओके, अब ध्यान से पढ़िए थर्ड क्वेश्चन को। उन्होंने बोला है द रेशो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द पेन सोल्ड बाय बीसीडी ऑन मंडे। ओके, तो सबसे पहले बीसीडी ऑन मंडे ये देखिए कितना है। ओके, वो अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपके लिए आसान होगा रेशो निकालने के लिए। ठीक है, तो बीसीडी ऑन मंडे और उन्होंने बोला है बीसीडी ऑन थर्सडे, इसका आपको रेशो चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। तो थर्सडे का भी आप डेटा देख सकते हो कि थर्सडे का उनका बीसीडी के लिए कितना है और उनका टोटल निकाल के मुझे रेशो जो है वो बताना है। ओके, बहुत ही आसान तरीके का सवाल है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि जितना टाइम मैंने अभी आपको दिया उतने टाइम में सभी का आंसर आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्टी किसी को नहीं रही होगी। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो, अगर आपने डेटा अच्छे से देखा होगा तो बीसीडी जो मंडे का था वो आपका ये आएगा तीनों का। ओके, और जो बीसीडी आपका थर्सडे का होगा वो ये आएगा। एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने उन दोनों का रेशो पूछा है, तो आप इन दोनों का एडिशन कर लो, कितना है 33 प्लस 21 प्लस 9। मतलब इनफैक्ट 21 प्लस 9 तो कितना होता है 30 होता है। तो 33 प्लस 30 हो गया 63। तो ये तो हो गया 63 बराबर। अब ये देखो 26 एंड 15 41, 41 प्लस 13 54। और आप सभी को पता है कि 63 और 54 दोनों 9 के टेबल्स में आते हैं, तो उनको आप कट कर दो, 9 7 जा एंड 9 6 जा, दैट्स इट। ये हो गया आपका रेशो 7:6। तो बड़ी आसानी से 7:6 आपका आंसर आ जाएगा, आप वो मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। और जैसे मैंने आपको कहा, 2 ही चीजें करनी है, पहला डेटा को देखना है और उसके हिसाब से टेबल में आपकी मैपिंग होगी, और दूसरा आपका कैलकुलेशन, बहुत आसान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि थर्ड क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको डेटा को देखना है और अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कौन कौन सॉल्व करता है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि अगर सैटरडे को नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर ए वाज 5/9 ऑफ द नंबर ऑफ द पेन सोल्ड ऑन फ्राइडे, और वो शॉप ए की बात कर रहे हैं, राइट। ये एक डेटा दिया गया है, तो डेफिनेटली इससे आपको सैटरडे का डेटा मिल जाएगा, है ना। तो सैटरडे का डेटा वो वहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वही बोला है उन्होंने कि अगर ऐसा है तो सैटरडे पे कितने पेन जो है वो ए के द्वारा सोल्ड किए गए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई फ्राइडे को ए के द्वारा कितने पेन सोल्ड किए गए थे। तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे को ए के द्वारा 36 पेन सोल्ड किए गए थे, और आपको बस ये बताना है कि सैटरडे को कितने पेन जो है वो सोल्ड हुए रहेंगे। वेरी इजी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक सारे स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, उन्होंने क्या कहा कि सैटरडे में ए के जितने पेन सेल होंगे वो होंगे 5/9 ऑफ द फ्राइडे। अब सबसे पहले आपको फ्राइडे के ए के देखने होंगे जो कि टेबल में दिए गए हैं। टेबल में दिए हैं 36, तो मुझे बस क्या करना है 36 का 5/9 लेना है, तभी मुझे सैटरडे का मिलेगा, है ना।
हम लोग यहाँ पे एक ही शॉप की बात कर रहे हैं, दैट इज शॉप ए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि मैं 9 से 36 को कट करूंगा तो 4 टाइम्स जाएगा, एंड 4 5 तो 20 होता है। ये तो आप ओरली माइंड में भी कर सकते हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई सैटरडे को 20 पेन सोल्ड किए गए थे शॉप ए के द्वारा, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो 20 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखा आपने, इसमें भी कुछ करने जैसा था ही नहीं, जो डेटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना था आपको। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ वाला। ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस डीआई का, ठीक है, टेबल वाले डीआई का। तो आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन का मुझे आंसर जो है वो आप लोग बता दीजिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। एंड ट्रस्ट मी, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप रियल एग्जाम में 2 मिनट में बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, इसमें आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पेन सोल्ड बाय स्टोर ए ऑन वेडनेसडे। ओके, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ए का वेडनेसडे का देखना है। ठीक है, तो ए का वेडनेसडे का अगर आप देखोगे तो आएगा 38। ठीक है, ए का वेडनेसडे का, तो पहला तो ये लेना है। और दूसरा बोला है टोटल नंबर ऑफ द पेन सोल्ड बाय सी एंड डी ऑन द सेम डे, मतलब सी एंड डी वेडनेसडे का देखना है आपको। तो सी एंड डी वेडनेसडे का देख लो भाई, कितना है, 34 है और 16 है। बस इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर जो है वो निकाल लिया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। अब अगर आप डेटा में, टेबल में अच्छी तरीके से देखोगे तो ए का वेडनेसडे का आपको वैल्यू मिलेगा 38, ठीक है, और सी और डी का वेडनेसडे का आपको मिलेगा 34 एंड 16। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 38, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पूछ लिया है, जो कि बड़ी आसानी से आएगा 12। ये तो कोई भी बोल देगा, है ना, ओरली। तो 12 आपका सही आंसर होगा, जो कि आपका डिफरेंस होगा बिटवीन द 38 एंड 50। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझा होगा। एंड इसी तरीके से हमारा जो पहला सेट है टेबल डीआई का 1 to 5 वो हम लोगों ने कर लिया है। ओके, अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस 5 क्वेश्चन हम लोग आराम से इस लेवल के 2 मिनट में तो कर ही सकते हैं, और यही लेवल आपका प्रीलिम्स में भी आने वाला है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे के सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो भी एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि डेटा अगर आपके सामने है तो डेफिनेटली कैलकुलेशन में बस आपको थोड़ा बहुत या ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे तो एक्यूरेसी हमेशा आपकी 100% रहेगी, 10 में से 10 क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि टेबल डीआई वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये आपको समझा होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, टेबल में एक और टाइप आता है जिसको हम लोग मिसिंग डेटा का बोलते हैं, जिसमें कुछ डेटा मिसिंग होता है, लेकिन वो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम लोग मेंस लेवल के डीआई करेंगे, आगे मेंस लेवल के डीआई के भी वीडियोस आएंगे, तो जब मेंस लेवल का करेंगे तब हम लोग वो टाइप कवर कर लेंगे। फिलहाल प्रीलिम्स लेवल के कर रहे, इसीलिए मैं आपको टेबल का बता के छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो चलिए टेबल डीआई तो हम लोगों ने कर लिया है। आज के वीडियो का सेकंड टाइप, मतलब आज के वीडियो का लास्ट टाइप करते हैं, दैट इज बार ग्राफ। जो मैंने आपको बताया था, कभी कभी बार के फॉर्म में भी डेटा दिया जा सकता है। ठीक है, तो उस तरीके का डायग्राम भी हम लोग देखते हैं, और उसके बेस के जो क्वेश्चंस है वो भी हम लोग 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो देखो डायग्राम आपके सामने है, ये है आपका बार ग्राफ का डायग्राम। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको वहां पे कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, आपको बताया गया है कि भाई जो बार ग्राफ दिया गया है वो किसके बारे में है। तो सबसे पहले उस बार ग्राफ को समझने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। वैसे तो बहुत सिंपल बार ग्राफ है, और हम लोगों ने जैसे पेन वाला जो टेबल किया था उसी तरीके का डेटा उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि 5 अलग अलग डेज है, अगेन मंडे टू फ्राइडे, और वहां पे कितने नंबर ऑफ पेन सोल्ड किए गए हैं उसी का डेटा दिया है। तो आप देख सकते हो डेटा बिल्कुल सेम है ना, और इनफैक्ट उन्होंने नेचर भी सेम रखा है, मतलब पेन्स का ही बोला है उन्होंने, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन अलग किया है, मतलब डायग्राम उन्होंने बदल दिया है, बट डेटा तो सेम है ना। अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन उन्होंने फिलहाल बार ग्राफ में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग बार ग्राफ में जो वैल्यूज है वो मैप करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें मैं वैल्यूज के बारे में भी आपको बताता हूँ। अगर आप ठीक से देखोगे तो मंडे का जो बार है वो 20 और 30 के बीच में है ना। और देखो उन्होंने 20 और 30 के बीच में कुछ भी डिवीजन या लाइन नहीं ड्रॉ की है, इसका मतलब वो एग्जैक्टली बीच में माना जाएगा, है ना। तो ऐसा डीआई जब आपके सामने आएगा जहां पे 20 और 30 या 30 और 40 के बीच में लाइंस नहीं उन्होंने ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब यही होता है कि जो भी डेटा होगा वो एग्जैक्टली 20 और 30 के बीच में ही माना जाएगा, है ना। तो जैसे मंडे का आप देख सकते हो तो आप 25 लेना है आपको, ट्यूसडे का अगर आप देख सकते हो तो 75 लेना है,
इस तरीके से आपको उस डेटा को एज्यूम करना है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना कि अगर बीच में है तो क्या लेंगे, बीच में होगा तो हाफ ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल कि वहां पे जो लाइंस है वो नहीं है ना। क्योंकि आप देख सकते हो कि लाइन सिर्फ 20, 30, 40, 50 ऐसे है, उनके बीच में कोई सब लाइंस नहीं है। अगर नहीं है लाइंस तो आपको हाफ ही लेना है हमेशा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि डेटा आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चंस अभी आपके सामने आएंगे, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सेम फॉर्मेट रहेगा, मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, उतने टाइम में आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने अपना जो पहला वाला स्कोर है वो नोट डाउन कर लिया होगा कि टेबल वाले में 5 में से आपके कितने सही आए, ठीक है। अब इसमें भी आप नोट डाउन करके रखना और एंड में कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर जो है वो मुझे बताना कि 10 में से आपके कितने सही है। जितना मैंने टाइम दिया उसी में आपने सॉल्व किया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बार ग्राफ की। तो 6th वाला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए सही आंसर क्या होगा। ओके, अब इसमें आपको बोला गया है कि ट्यूसडे पे जितने भी पेन सोल्ड किए गए, ओके, उसमें उन्होंने रेशो निकाला है डिफेक्टिव और टोटल पेन्स का, ठीक है। तो कुछ पेन्स डिफेक्टिव है और कुछ पेन टोटल, कुछ जो है वो टोटल पेन है, ओके। तो डिफेक्टिव वाले भी दिए हैं और टोटल पेन्स भी दिए हैं। फिर आपको नॉन डिफेक्टिव वाले निकालने हैं, ठीक है, मतलब वो पेन जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं था, जो सेल के लिए प्रॉपर थे, ये आपको बोला है निकालने के लिए। और याद रखना यहाँ पे बात हो रही है ट्यूसडे की, ओके। तो ट्यूसडे का पहले आपको टोटल नंबर ऑफ पेन्स अच्छी तरीके से देख के रखना है कि कितना है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन समझा होगा अच्छे से और उस बेसिस पे आपने आंसर भी बहुत इजीली निकाल लिया होगा, ओके। तो चलिए, इतना टाइम काफी है बिकॉज ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड का ही था। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए, कितने कितने स्टूडेंट्स का सही आया। देखो, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जो डिफेक्टिव और टोटल पेन्स है उनका रेशियो है ये 7:15 और हम लोगों को तो टोटल पेन्स ऑलरेडी पता है कितने हैं। कैसे? टोटल पेन्स तो आपको डायग्राम में ही दिए हैं, है ना। तो ट्यूसडे के टोटल पेन्स कितने थे? ट्यूसडे के टोटल पेन्स 75 थे, अगर आप डायग्राम में देखोगे, है ना। और वो 75 15 के बराबर उन्होंने दिए हैं, है ना। तो 15 यूनिट 75 के बराबर हो गए, यही मैं बोलूंगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर 15 यूनिट 75 के बराबर है तो क्या मैं 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल, 1 यूनिट का वैल्यू 5 आएगा, है ना। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है नॉन डिफेक्टिव। अब आप मुझे बताओ, अगर टोटल पेन्स 15 यूनिट्स है और उसमें से 7 यूनिट्स डिफेक्टिव है, तो जो बचे हुए होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अगर 15 में से 7 यूनिट डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए? नॉन डिफेक्टिव 8 यूनिट्स हुए और 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 8 यूनिट का कितना आएगा? 40 आएगा, बहुत आसानी से, है ना। तो 40 आपका सही आंसर हो गया। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 40 निकाला था उनका सही था। अब यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि भाई नॉन डिफेक्टिव पूछा है या क्या पूछा है, डायरेक्टली वो 1 यूनिट का 5 निकाल लेते, फिर 7 यूनिट्स का भी निकालने लगते हैं। 7 यूनिट्स का निकालते हैं 35 और फिर 35 को 75 से माइनस करते हैं। आंसर आपका आएगा फिर भी, बट आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टेप आपका अननेसेसरीली बढ़ रहा है ना। आप पहले 35 निकालोगे, फिर 75 में से 35 माइनस करोगे, आंसर आपको 40 मिलेगा, बट उसमें एक स्टेप ज्यादा हो रहा है, 2-3 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, ओके। और ट्रस्ट में, ये एग्जाम में 20 मिनट जो आपको मिल रहे हैं उसमें एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अप्रोच वही डेवलप करना है जो आपको कम से कम टाइम में आंसर दे। इवन आपको 2 से 3 सेकंड भी ज्यादा लग रहे हैं तो उस 2 से 3 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ओके। और एक क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको इसको सीरियसली लेना है और कम से कम टाइम वाला अप्रोच यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। 40 इसका सही आंसर था। तो चलिए, 6 क्वेश्चन इज डन। 7 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी 7 क्वेश्चन देखिए और मुझे उसका सही आंसर बताइए, ओके। तो 7th क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत आसान है, ओके। अगर आप ठीक से पढ़ोगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो उन्होंने क्या बोला कि सैटरडे को जितने भी नंबर ऑफ पेन सोल्ड किए गए, दैट इज द 40% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द पेन सोल्ड ऑन अ वेडनेसडे, 40% मोर देन वेडनेसडे। तो सबसे पहले तो आप देखो भाई, वेडनेसडे में कितने पेन सोल्ड हुए हैं, है ना। तो आप ठीक से देखोगे तो वेडनेसडे में 30 पेन जो है वो सोल्ड हुए थे, ओके। तो उसका अगर आप 40% बढ़ा दोगे तो आपको मिल जाएगा सैटरडे का। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पेन सोल्ड ऑन फ्राइडे प्लस सैटरडे।
ठीक है। तो सैटरडे का तो आपको डेटा से मिल जाएगा और फ्राइडे ऑलरेडी डायग्राम में दिया गया है जो कि 50 है ना। तो आपका काम और भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, वेडनेसडे का था 30 जो डायग्राम में दिया है ना। उन्होंने बोला सैटरडे को उतने पेन सोल्ड हुए जो कि 30 के 40% ज्यादा थे। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 40% ज्यादा का मतलब क्या। मैंने बताया है 40% का ज्यादा का मतलब होता है, आप फ्रैक्शन में ले लो उसको। कैसे? 40% का फ्रैक्शन क्या हुआ? 40% का फ्रैक्शन हुआ 2/5। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 5 यूनिट पहले था, उसमें 2 यूनिट का इंक्रीमेंट होके 7 यूनिट बन गया। ये आपका ओरिजिनल था जो कि वेडनेसडे का था और ये आपका फाइनल था जो सैटरडे का था। तो अगर 5 यूनिट 30 के बराबर है तो 7 यूनिट्स कितने के बराबर होंगे? ये तो मैं ओरली कर पाऊंगा ना। अगर 5 यूनिट 30 है तो 1 यूनिट तो 6 के बराबर हो गया, तो 7 यूनिट्स 42 के बराबर हो गया। तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा 42, राइट। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से 42 निकाल सकते हो, या इवन आप माइंड में भी कर सकते हो कि भाई 30 का मुझे 40% बढ़ाना है। जो मैंने आपको परसेंटेज में अप्रोच बोला था कि 30 अपने आप का 100% है, उसको मुझे और 40% बढ़ाना है। मतलब टोटल कितना बढ़ाना है? 140%। तो आप उसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं 30 इंटू 140%, और इसमें आप 0 अगर कट करते हैं तो 14 3 42 बचता। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अप्रोचेस कई सारे हैं और ये अप्रोचेस ऑलरेडी मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने परसेंटेज का नहीं देखा हुआ है लेक्चर, तो मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे रहा हूं आपको पूरा सारे वीडियोस की, तो उसमें से आप परसेंटेज का वीडियो ढूंढ के देख लेना। ओके, तो दोनों तरीके से करोगे तो आपका आंसर 42 ही आएगा। किसका? सैटरडे वाले पेन्स का। और आपको क्या पूछा है? आपको सिर्फ सैटरडे वाले नहीं पूछे, आपको फ्राइडे प्लस सैटरडे पूछा है। अब फ्राइडे का तो डेटा में दिया ही है 50 और सैटरडे का भी आपने निकाला 42। तो क्या आप टोटल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। 50 + 42 विच इज 92। तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा? फाइनल आंसर आपका आना चाहिए 92। एज सिंपल एज दैट। कितना टाइम लगा? बिल्कुल भी नहीं, 10 से 15 सेकंड में अगेन आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि 7th क्वेश्चन इज डन। बहुत ही इजी था, दोनों अप्रोचेस से मैंने आपको बता दिया। दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज करना, आपका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन इज डन, करेक्ट आंसर इज 92। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th वाला। 8th वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप देख लीजिए 8th वाले क्वेश्चन को। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, ओके। और अभी तक आप देख रहे हो कि लेवल कहीं पे भी आपको मॉडरेट भी नहीं लग रहा होगा। बहुत ही आसान लेवल के आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और इसीलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं ताकि आपको आइडिया है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओके। चलो 8th में देखो क्या बोला है। उन्होंने बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द पेन सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। तो मंडे एंड ट्यूसडे का देख लेते हैं भाई। तो मंडे का है 25 और ट्यूसडे का है 75। सिंपल। तो टोटल तो 100 हो गया, है ना, मंडे प्लस ट्यूसडे का। उसके बाद अगर देखोगे तो उन्होंने बोला है टोटल नंबर ऑफ द पेन सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके। अब फ्राइडे का तो 50 ही था और थर्सडे का तो डेफिनेटली आपका 45 है ना। तो टोटल हो गया 95। बट बस उन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। तो बहुत आसान है, 100 और 95 का डिफरेंस तो आप ले ही सकते हो यार, है ना। तो अभी तक उम्मीद करता हूं कि आपको जो आंसर है वो तो आया ही होगा, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस स्टूडेंट का जो आंसर है वो आ गया है, ओके। 100 और 95 का डिफरेंस है ना। मंडे ट्यूसडे ये था और ये थर्सडे फ्राइडे था, राइट। इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए था। तो कोई भी बता सकता है कि ये डिफरेंस तो 5 ही होगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, मतलब 1 सेकंड वाला सवाल था। तो आप देख सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, राइट। तो 8th क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th वाला, ठीक है। तो 9th वाला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइए कि 9th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या आएगा। उसमें भी आपको परसेंटेज का कुछ रिलेशन दिया हुआ है जो कि आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्टी उसमें नहीं आएगी। उसमें आपको बोला है कि जो ट्यूसडे पे मैंने सोल्ड किए थे पेन, दे आर 25% मोर देन द पेन सोल्ड ऑन द संडे, ओके। तो ट्यूसडे के जो पेन्स है दे आर 25% मोर देन संडे, ये आपको बोला, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको बोला है कि अगर ऐसा है तो संडे में कितने पेन्स थे ये बताओ। कितना आसान सवाल है। अगर आपको परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको बताया वो याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है।
आई थिंक इतने टाइम में आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन था। ओके, अब इसमें आपको ये सिर्फ देखना है कि भाई ट्यूसडे के पेन्स कितने हैं। एक बार ट्यूसडे के आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको आराम से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो ट्यूसडे के अगर आप डेटा में देखोगे तो 75 पेन्स है। तो चलिए देखते हैं, अभी तक तो सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, है ना। ट्यूसडे के 75 पेन्स है और उन्होंने बोला ये जो 75 है ये संडे के हिसाब से 25% ज्यादा है। अब मैंने आपको क्या कहा था, 25% मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में एज्यूम करते हैं तभी हम लोगों को समझेगा, है ना। 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। इसका मतलब अगर पहले 4 यूनिट्स था तो उसमें 1 यूनिट का इंक्रीज होके 5 यूनिट बन गया, यही उसका मतलब हुआ, बराबर। और उन्होंने क्या कहा है कि ट्यूसडे जितना था वो संडे से 25% ज्यादा है। ओके, मतलब जो ज्यादा वाला पार्ट है वो किसका है, ट्यूसडे का है। ये आपको पहले बार समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं और उनको समझता नहीं कि ज्यादा पार्ट किसका है, कम पार्ट किसका है, और वो उल्टा ले लेते हैं। याद रखना, ज्यादा पार्ट ट्यूसडे का है और इसमें से ज्यादा पार्ट कौन सा है, 5, तो ये ट्यूसडे का हुआ और ये संडे का हुआ, है ना। तो आपको बस देखना है कि भाई अगर 5 पार्ट 75 है तो ये 4 पार्ट कितना होगा, जो कि संडे का होगा, है ना। तो अगर 5 और 75 को कट करना है तो 1 यूनिट का वैल्यू मुझे मिल जाएगा जो कि 15 होगा, है ना। तो 4 यूनिट का तो 60 होना चाहिए, बहुत आसान। और ये 60 होगा आपके संडे का और ये 75 तो आपके ट्यूसडे का ही था, जो कि ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, है ना। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि भाई संडे में कितने पेन बिके होंगे, विच इज 60। ओके, बहुत आसान, राइट। इस अप्रोच से करोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसानी से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। और 60 इसका सही आंसर है, किसका, 9th वाले का। ठीक है, तो चलिए 9th क्वेश्चन हो गया है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10th वाला। तो आपके सामने है क्वेश्चन, अब जल्दी से मुझे बता दीजिए 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है। और जानबूझ के देखो, अभी उन्होंने इतने क्वेश्चन सिंपल दिए और एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दे दिया, है ना, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। ओके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है क्वांट्स में एक रूल हमेशा याद रखना, जितना क्वेश्चन बड़ा उतना ही क्वेश्चन आसान। ठीक है, तो देखो 10th में क्या बोला है, आउट ऑफ द टोटल पेन सोल्ड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे पे पहले देखो भाई कितने पेन सोल्ड किए गए, है ना। थर्सडे को किए गए 45, राइट। अब उन्होंने बोला कि ये 45 में से 20% जो थे वो ब्लू इंक वाले थे पेन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला रिमेनिंग, है ना। तो देखना भाई कि 45 में से 20% जब मैं निकाल देता हूं तो रिमेनिंग कितने बचते, है ना। और उन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग पेन बचे उसमें से 25% रेड है। ओके, तो अच्छी तरीके से देखना, रिमेनिंग में से 25% रेड इंक वाले हैं, ये आपको समझना है। ओके, और उन्होंने बोला कि भाई ये तो रेड इंक वाले हो गए और जो भी बचे उसमें से वो होंगे आपके ब्लैक इंक वाले। तो टोटल 3 तरीके के इंक के आपको डेटा दिए गए हैं, ब्लू, रेड एंड ब्लैक। ओके, फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लू एंड ब्लैक इन द पेन। ओके, तो डेफिनेटली आपको थर्सडे पे टोटल नंबर ऑफ ब्लू एंड ब्लैक इंक पेन कितने गए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट थोड़ा सा रिपीट हो गया है, बट आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये बोला है कि भाई आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू इंक के पेन की टोटल चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपके सामने क्लियर रखना, है ना। ऑब्जेक्टिव को कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में वही आंसर आपको लाना है कि भाई ब्लू और ब्लैक मिला के कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इतना टाइम तो इनफ था सॉल्व करने के लिए। देखो, सबसे पहले आपको बोला गया कि थर्सडे के जितने भी पेन्स थे, है ना। अब जितने भी मतलब कितने, तो आपको डेटा में दिया गया है कि थर्सडे के टोटल पेन्स 45 है। उसमें से उन्होंने बोला 20% ब्लू इंक वाले थे, तो इससे मुझे ब्लू का डेटा तो डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना। कितना आएगा, देखो 45 का 20%, 45 का 20% तो बहुत आसान है, 45 का 20% तो 9 होगा। कैसे हम लोगों ने निकाला, देखो 20% का हम लोगों को पता है फ्रैक्शन 1/5 और 45 का 1/5 क्या होता है, 9, तो 9 हो गए आपके ब्लू इंक वाले। ये तो आपको कुछ करना ही नहीं था, ये डायरेक्टली आ गया, है ना। अब ब्लैक इंक वाले भी चाहिए। अब उन्होंने ब्लैक इंक वाले के लिए हिंट क्या दी है, उन्होंने बोला है कि जो बचे हुए हैं, अब याद रखना 45 में से 9 ब्लू वाले चले गए तो बचे कितने, बचे 36 बचे, और इस 36 में से 25% रेड है। सिंपल। अब मुझे बताओ कि ये जो 36 है ये तो अपने आप में 100% हुआ कि नहीं, क्योंकि 36 में वो पेन भी है जो ब्लैक है और वो पेन भी है जो रेड है। 36 में ब्लू वाले पेन नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि ब्लू वाले हम लोगों ने ऑलरेडी अलग कर दिए। लेकिन ये 36 अपने आप का 100% है,
बराबर, और 100 में से 25% तो रेड है, तो बचे हुए कितने प्रतिशत? 75%। तो 75% क्या होंगे? ब्लैक होंगे। अब मुझे बताओ 70% का फ्रैक्शन क्या होता है? 75% का 3/4 होता है ना, तो ये हो गया आपके ब्लैक पेन, जो कि आप आराम से 9 से कट कर सकते हो। 4 9 जा एंड 9 3 जा 27। इसका मतलब 27 हो गए आपके ब्लैक पेन जो आपको चाहिए थे। रेड वाले मुझे निकालने ही नहीं थे, तो मैं रेड वाले क्यों निकालूं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं कि पहले 25% रेड निकालते हैं, वैसे भी चलेगा, बट वो अननेसेसरी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? ब्लैक वाला चाहिए, रेड वाला नहीं चाहिए, है ना। तो रेड वाले का नंबर क्यों निकाल रहे हो? रेड वाले का सिर्फ परसेंटेज यूज करके ब्लैक वाला निकाल लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ब्लैक वाला 27 और ब्लू वाला 9 कैसे आया ये आपको समझा होगा। टोटल करोगे तो बड़ी आसानी से आपका आ जाएगा 36। इसका मतलब जो ब्लू प्लस ब्लैक वाले थे वो कितने थे? 36 थर्सडे पे। तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा? 36। बहुत आसान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 10th वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, और इस तरीके से हम लोगों ने दोनों सेट्स जो है वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। और आफ्टर वॉचिंग दिस 10 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आया होगा कि टेबल और बार ग्राफ के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप बड़ी आसानी से इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर से एक बात कहूंगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका अप्रोच और आपकी दो चीजें मैटर करती है। पहले आप डेटा को कितने जल्दी समझ रहे हो, उस डेटा में क्या दिया है। दूसरा, आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। और कैलकुलेशन के बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे इनिशियल वीडियोस में। तो अगर वो वीडियोस भी आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। वो कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे यूज करने के लिए हो जाएंगे। ज्यादातर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशियो यही यूज करना पड़ रहा है ना। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको डीआई अच्छे से करना है तो परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये 3 कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से डेफिनेटली आपके क्लियर रखना, तो आपको आराम से ये आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो था वो डेफिनेटली आपको यूजफुल लगा होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा। फिलहाल अभी तक हम लोगों ने 2 ही टाइप्स किए, टेबल और बार ग्राफ, राइट। तो आज का पार्ट 1 हमारा डन है। नेक्स्ट आएगा आपका पार्ट 2 जो कि 18 डे का होगा, ओके। और पार्ट 2 में हम लोग और 2 टाइप्स करेंगे, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, ठीक है। और डेफिनेटली मैंने तो आपको यहाँ पे 10 ही क्वेश्चंस बताए, लेकिन सिर्फ ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका डीआई परफेक्ट नहीं होगा। आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसीलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 पीडीएफ के लिंक्स मिलेंगे। एक होगा आपका टेबल का, एक होगा आपका बार ग्राफ का, ठीक है। दोनों पीडीएफ में 20 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप सॉल्व कर लेना, है ना। और अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लेना, देखना कि आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। और प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने ऑलरेडी कहा है। अगर 25 क्वेश्चन है एक पीडीएफ में तो आपको 5-5 क्वेश्चंस का एक सेट बनाना है जो कि ऑलरेडी बना हुआ होगा, है ना। एक डायग्राम के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको क्या करना है, 2 या 2.5 मिनट का समय लगाना है। वो आपको तय करना है कि आपका स्पीड अभी कितना है। आपको लग रहा है कि आपका स्पीड अभी कम है तो 3 मिनट का टाइम लगाओ, है ना। 3 मिनट में 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो कि क्या आपके 5 के पास सही हो रहे। अगर पहले ही अटेम्प्ट में आपके 5 के पास सही हो रहे 3 मिनट में, तो आपको क्या करना है, आपको टाइम थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि अभी आपकी एक्यूरेसी तो आ रही है ना। जब एक्यूरेसी आएगी तो स्पीड के ऊपर काम करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगाना, 3, 3.5, 4 मिनट लगाना, ठीक है। और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस 4 या 3.5 मिनट में मेरे 5 क्वेश्चन हो रहे, सारे के सारे करेक्ट हो रहे, तो फिर धीरे धीरे आप टाइम कम करोगे। इस तरीके से एक्यूरेसी के साथ आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें अभी मैंने जो आपको बताई वो आपको क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और 2 टाइप्स करेंगे आगे के। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।